Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म इट चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका पहला पार्ट मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगी। इसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 62% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 58% है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। 27 साल निकल चुके हैं जब लूजर्स क्लब ने पहली बार पेनीवाइज को हराया था 1989 में। तब से अब तक में वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं और अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। बिल अब एक सक्सेसफुल ऑथर और स्क्रीन राइटर बन गया है, मगर वो अपने एंडिंग्स को लेके अभी भी चर्चे में रहता है, जैसे खुद स्टीफन किंग रहते हैं अपने बुक्स के एंडिंग्स को लेके। रिची अब एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया है और एडी इंश्योरेंस में काम करता है और उसकी वाइफ उसकी मॉम की तरह ही एकदम ओवरबियरिंग है। बेवर्ली भी शादी कर चुकी है और वो भी ऐसे इंसान के साथ जो एकदम उसके फादर जैसा ही होता है। इनको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग काफी तरह से बड़े तो हो गए हैं, मगर अभी भी उनके पास्ट उनको शैडो करता हुआ अभी तक आता गया है। उनको अभी भी उनके अंदर डीप विद इन सीटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना बाकी है। ऐसा देख के लगता है कि वो लोग जैसे जैसे बड़े हुए एंड ऑल्सो डेरी से दूर गए एंड उनका जितना ज़्यादा देर तक दूर रहना हुआ है डेरी से, कि वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस पेनीवाइज के साथ हुए एंड डेरी से रिलेटेड अपने आप को उनके माइंड से फेड होता गया है। माइक अकेला ही रह गया था अभी तक डेरी में एंड वहाँ अभी तक रहने की वजह से उसको सारी चीज़ें अभी भी अच्छी तरह याद थीं जो 27 साल पहले हुई हैं। अब वो लाइब्रेरी के ऊपर रहता है और जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इट के बारे में कलेक्ट करता है, जिससे कि जब इट वापस आए तो वो उसको हरा सके। और जैसा कि हमको मालूम है, पेनीवाइज का फीडिंग साइकिल होता है हर 27 साल के बाद और जल्द ही ये ऑब्वियस हो जाता है कि वो वापस आ गया है। हमारे मूवी की ओपनिंग सीन में ही हमको दिख जाता है कि पूरा डेरी मेन कैसे पॉइजन्ड हो रखा है उसके प्रेजेंस को लेके। जैसे कि एक कार्निवल में एक गे कपल है, कुछ बेकार लोगों की वजह से उनको बुरी तरह से वो लोग असॉल्ट करते हैं और उसके बाद एड्रियन को वो लोग ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। वो अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश करता है और उसको वो पानी के एज पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं पेनीवाइज होता है, जिसके आईज में वही डेड लाइट्स चमक रहे होते हैं। वो एड्रियन को उठा लेता है और उसका बॉयफ्रेंड हेल्पलेसली उसको बस दिखता रह जाता है जब पेनीवाइज काफी सारे बलून्स को छोड़ देता है, जिससे कि उसको ठीक से नहीं दिख पाता है। और जब वो सारे बलून्स फाइनली हटते हैं तो एड्रियन वहाँ नहीं होता। जैसे जैसे बच्चे गायब होने लगते हैं, माइक हर लूजर्स क्लब के मेंबर्स को कॉल करता है और हर बार उनको ऐसा देख के लगता है कि उनको याद ही नहीं है कि माइक कौन है। अब जब उनको माइक ही याद नहीं है तो मोस्ट लाइकली उनको अपने बचपन के मेमोरीज तो याद ही नहीं होंगे। धीरे धीरे उनके मेमोरीज वापस आने लगते हैं और एक सडन रियलाइजेशन उन पे डॉन होता है। रिची काफी बुरी तरह से वॉमिट करने लगता है टू दी एक्सटेंट कि वो वापस से स्टेज तक पे नहीं जा पाता अपने परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए। एडी का एक्सीडेंट हो जाता है और सबसे बुरा तो स्टैनली के साथ होता है। पहले मूवी में हमको दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज था सीवर के अंदर हुए हुए चीजों को लेके और इस कॉल के आने की वजह से वो अपने आप को मार ही डालता है। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता कि वो वापस अपने आप को डेरी तक ले जा सके उस एक्सपीरियंस को पूरा याद करने के बाद। जब सब लोग रीयूनाइट होते हैं जेड ऑफ द ओरिएंट रेस्टोरेंट में, शुरू में सारे लोग काफी ऑकवर्ड दिखाई दे रहे होते हैं, मगर जल्द ही वो लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं जब उनको धीरे धीरे उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आने लगती हैं। माइक ने अभी भी उन सबको वहाँ पे असल रीजन बताया ही नहीं था बुलाने का, मगर इट मेक्स इट वेरी श्योर कि वो उनको मालूम चला सके कि वो लोग वहाँ पे आए क्यों हैं। वो पूरी तरह से उस रेस्टोरेंट को एक तरह से नाइटमेयर में बदल देता है। सब थोड़ा सा बिट्रेड फील करते हैं क्योंकि माइक ने उनको असली इंटेंशन वहाँ बुलाने का उनसे छुपा रखा होता है और सारे लोग प्लान करते हैं कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है पेनीवाइज को बेसिकली हराने में। वो लोग वापस जाने ही वाले होते हैं अपने नॉर्मल लाइफ्स में, मगर उन्होंने जो ब्लड ओथ लिया हुआ होता है उसके ऑब्लिगेशन की वजह से वो लोग वहाँ पे रुकने का डिसाइड करते हैं। बिल असल में पहला इंसान होता है जिसको माइक का स्पेसिफिक प्लान का मालूम चलता है। बिल को ऐसा ड्रग काइंड का ट्रिप आता है जो इट के पास्ट को पूरा उसको याद दिला देता है। पहले सीन में एक मीटियोर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले क्रैश हुआ आया था उस एरिया में। माइक बोलता है कि उसने सीखा था लोकल नेटिव से कि इट को कैसा हराया जाएगा। वो लोकल ट्राइब ने डिसाइफर करा हुआ होता है कि इट को कैसे हराएंगे, और पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि वो अलग एरिया में जाके शिफ्ट कर जाएंगे जहाँ पे इट उनको अटैक नहीं कर सकेगा, और फिर वो अटेम्प्ट करेंगे अपने रिचुअल को लेके जिससे कि वो इट को डिस्ट्रॉय कर सके। माइक इस पॉइंट पे होप करता है कि वो लोग भी सेम रिचुअल का इस्तेमाल करेंगे इट को हराने के लिए, मगर ऐसा उस ट्राइब ने जब उस रिचुअल को इस्तेमाल करा था इट को हराने के लिए तो वो काम नहीं आया होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि इट अभी भी वहीं पर है और वो हारा नहीं है, वो वापस आया था।
रिचुअल का की एलिमेंट एक आर्टिफैक्ट होता है एक्चुअली, जो माइक उस ट्राइब से चुराया हुआ होता है और हर मेंबर को अपने पास्ट में जाके अपने उन अनरिजॉल्व इश्यूज को फेस करना होगा एक टोकन को रिट्रीव करने के लिए। ऐसा करने के बीच में सबको पेनीवाइज से भी इनकाउंटर होता है किसी न किसी तरह से, और जब वो लोग अपने टोकन को कलेक्ट करके वापस आएंगे तब वो फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं इट को फेस करने के लिए। बिल के लिए तो जॉर्जी की डेथ से रिलेटेड होता है, जिसके लिए वो अभी भी एक तरह से खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। वो इट को एनकाउंटर करता है एज जॉर्जी उसी सेम सीवर ड्रेन में जहाँ पे इट ने उस जॉर्जी को पहली बार से गायब करा था। वो मगर जॉर्जी की बोट को सक्सेसफुली वहाँ से ले आता है एसएस जॉर्जी नाम का, जो उसने उसके लिए एक्चुअली में पहले बनाया था। रिची एक लोकल थिएटर में जाता है जहाँ उसका एनकाउंटर हेनरी के साथ हुआ था, जो पहली मूवी में हमें बताया गया था कि वो लोकल बुली था उनका। वहाँ पे वो स्ट्रीट फाइटर आर्केड मशीन से अपना टोकन लेकर आता है जो उसको काफी पसंद था। उसको टाउन स्क्वायर में एक पॉल बनियन का स्टैचू जिंदा होके अटैक करने की कोशिश भी किया था पास्ट में, मगर अभी प्रेजेंट में पेनीवाइज वहीं स्टैचू के सामने उसके ऊपर बलून से उड़ता हुआ अपीयर होता है उसके सामने और रिची को बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि वो वहाँ पे वापस आ गया। एडी वापस से मिस्टर कीन के फार्मेसी में जाता है जिसको वहाँ पे वही लेपर मिलता है जिसने उसको बचपन में डराया था। वो उसके अगेंस्ट स्टैंड तो ले लेता है मगर वो लेपर किसी ब्लैक तरह का गू उसके ऊपर वॉमिट कर देता है, मगर इससे हमें मालूम चलता है कि एडी एक्चुअली में डरपोक नहीं है क्योंकि वो लेपर के अगेंस्ट अपना स्टैंड ले लिया था। वहाँ से वो अपना इनहेलर लेकर आ जाता है। बेन और बेवर्ली उस स्कूल यार्ड क्रश से अभी भी बंधे हुए होते हैं और उससे कुछ खास हुआ नहीं होता है। बेवर्ली अपने बचपन के अपार्टमेंट में जाती है जहाँ उसका फादर उसको काफी ज्यादा अब्यूज करा करता था, मगर वहाँ एक बूढ़ी औरत मिसेस कीर्श रहती हैं। वो उसको खुशी खुशी उसके पुराने घर को अंदर से देखने के लिए अलाउ कर देती हैं। वहाँ एक वॉल में उसने अपने वो लिखी हुई पोएम छुपाई हुई होती है जो बेन ने उसको पहले लिख के दिया था बचपन में। उसको देख के वो जेन्युइनली अफेक्टेड तो दिखाई देती है मगर उसको अभी भी बिल्कुल याद नहीं होता कि वो असल में लिखा किसने था। आगे मालूम चलता है कि वो खुद ओल्ड लेडी इतनी भी काइंड नहीं है जैसा हमें पहले दिखा था। इंस्टेड वो पेनीवाइज की ही मैनिफेस्टेशन होती है और असल में वो एक जाइंट विच में बदल के उसको अटैक करती है और साथ में पूरे अपार्टमेंट का रियलिटी तक को बदल देती है। उसके बाद बेन अपने खुद के जर्नी पे निकलता है जो उसको मिडिल स्कूल वापस लेके जाता है, जहाँ उसको वही समय याद आता है जहाँ पे वो पेनीवाइज से टकराया था। पेनीवाइज वहाँ बेवर्ली का फॉर्म लेता है, एक पुरानी ईयर बुक जो सिर्फ बेवर्ली ने ही साइन करा हुआ था जब वो लोग पहली बार मिले थे। अब जब उनको अपने अपने टोकन्स मिल गए थे तो वो लोग इट को हराने के लिए उसके टेरिटरी में जाने के लिए वापस रेडी हो गए थे। शुरुआत होता है उसी नाइबॉल वाले घर से जहाँ इट काफी सारे फॉर्म्स लेके उन लोगों को डरा के भगाने की कोशिश करता है। हेनरी ने जैसे बेन को ऑलमोस्ट टैप करा था नाइफ से और स्टैनली का सिर वो किसी तरह से स्पाइडर जैसे क्रीचर में बदल देता है एंड ऑल दैट। आगे उनको स्कैरी एंड नॉट स्कैरी वाले दरवाजे मिलते हैं जो उनको बचपन में एक्सपीरियंस हुआ था एंड इवेंचुअली उन सीवर्स के अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं। वो लोग पहले उसी लोकेशन पे आते हैं जहां उन्होंने पेनीवाइज को हराया था पहली बार और उनको मालूम चलता है कि वो असल में पेनीवाइज का असली घर नहीं है क्योंकि उनको वहां पे एक पॉट होल मिलता है और उसके नीचे और लंबा रास्ता गहरा टाइप जा रहा होता है। उनको वहाँ डेब्री मिलता है जब इट पहली बार वहाँ आया था उससे रिलेटेड। इससे मालूम चलता है कि वो पहली मूवी का एंड में वो कहाँ गया था गायब होके, क्योंकि वहाँ पे तो हमको दिखाया ही नहीं गया था और ना ही किसी को मालूम था कि वो कहाँ गया। अब वो लोग सेरेमोनियल जार जैसे को लेके रिचुअल के लिए जो उनको इस्तेमाल करना है वो बाहर निकाल के उसमें आग लगाते हैं और उसमें अपना टोकन धीरे धीरे करके डालने लगते हैं। माइक ने बोला होता है कि दे हैव टू बर्न देयर प्रेजेंट एंड पास्ट एट वंस। उसका टोकन वही पत्थर होता है जिसमें अभी भी खून लगा हुआ था उसके और हेनरी के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको लेके। ये इंसिडेंट पहली बार जो दिखाया गया था उन लोगों के साथ उनकी लड़ाई का, वो अकेला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो पहली बार उन्होंने हेल्प हुआ था पेनीवाइज को हराने के लिए। वो लोग स्टैन की तरफ से एक शावर कैप को भी उसमें डाल देते हैं जिसका हमको फ्लैशबैक उससे मालूम चलता है कि वो वही है जो उन्होंने बेन के ट्री हाउस में उसको पहना हुआ था। जैसे जैसे वो लोग रिचुअल आगे बढ़ाते जाते हैं तो उनको मालूम चलता है कि ये रिचुअल एक्चुअली में यूजलेस है और पेनीवाइज आते ही उनको चिढ़ाने लगता है क्योंकि अभी भी माइक ने उनको सारा सच नहीं बताया था। पेनीवाइज उनको दिखाता है कि जब पहली बार लोगों ने रिचुअल करा था तब वो सारे मारे गए थे जो भी उस रिचुअल का पार्ट थे। मतलब ये हुआ कि पूरा रिचुअल करना ही पॉइंटलेस है एंड एज अ रिजल्ट हमें अब तक जो भी दिखाया गया है उसका कोई फायदा नहीं है।
माइक को शुरू से पता होता है कि ये रिचुअल काम नहीं करेगा। उसका पॉइंट ये था कि जो ग्रुप साथ में है एक दूसरे का विश्वास और बिलीफ को लेके, वो एक्चुअल चीज है पेनीवाइज को हराने में मदद करने वाली। जैसे कि जब बिल जॉर्जी के फॉर्म लिए हुए इट को गोली मारने जाता है तो बाकी सारे उसको पीछे से गोली मारने को कह रहे होते हैं, वेराज माइक को मालूम होता है कि वो गन लोडेड नहीं है, मगर सब उसको गन चलाने को बोलते हैं एक दूसरे पे बिलीव करते हुए, और शायद इसी वजह से डिस्पाइट रियलिटी कुछ और हो वो काम कर जाता है। हमने एग्जैक्टली वही होते हुए देखा भी था, मगर गोली नहीं काम करी थी, बल्कि उनका यूनिफाइड बिलीफ जो है एक दूसरे पे, वो एक्चुअली उसको हराने में काम आया था। ऑल्सो उनका जो डर है वो सब खत्म हो चुका था और वो भी उसको इनडायरेक्टली काम में आता है। वही सेम चीज माइक इस बार पेनीवाइज को हराने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहता था। उसके बाद इट अपना शेप शिफ्ट करता है एक बड़े से स्पाइडर में, और उसका सिर और अपर हाफ बॉडी अभी भी पेनीवाइज वाला ही होता है, और वो सबको धीरे धीरे डराने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। ये सीक्वेंस इतना ज्यादा रिडिकुलस लगा है मुझे, क्योंकि इस पॉइंट पे ये हॉरर फिल्म कम और एक्शन मूवी ज्यादा लगने लगी थी। एडी पहला होता है जो इस बिलीफ का पावर का इस्तेमाल करता है। जब वो लोग पहली बार उस घर के अंदर एंटर हुए थे तब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और डरे हुए एडी को बेवर्ली ने किसी तरह से एक रॉड को पकड़ाया था और ये बोला था कि ये रॉड एक्चुअली में मॉन्स्टर किलर है। ये देख के वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, मगर बेवर्ली ने उसको बोला था कि अगर वो बिलीव करता है तो वो रॉड एक्चुअली में काम कर जाएगा। एडी इसी चीज को बिलीव करता हुआ उस रॉड को लेके स्पाइडर का फॉर्म वाले इट को मारने जाता है, और उसको इससे चोट भी आती है, मगर अनफॉर्चुनेटली एडी स्पाइडर लेग को उसके बैक में घुसने की वजह से वो मर जाता है। उसका सैक्रिफाइस ही लूजर्स क्लब वालों को एक्चुअली में रियलाइज कराता है कि उनको असल में करना क्या है। वो लोग इट के अगेंस्ट स्टैंड करने लगते हैं एक साथ, जिसकी वजह से उसकी पावर कमजोर होने लगती है और वो एंड में एक छोटे से क्लाउन में बदल जाता है डिग्रेड होते होते। वो लोग उसके छोटे फॉर्म में से उसका हार्ट निकाल देते हैं और एक साथ उसको अपने पैरों से क्रश कर देते हैं, और इस बार इट एक्चुअली में अच्छे के लिए डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद उसका जो डेड लाइट्स है वो ग्रीन कलर में बदल जाता है और गायब हो जाता है। उसके बाद बेन और बेवर्ली साथ मिलते हैं और बाकी सारे अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाते हैं, मगर इस बार उनको याद होता है सारी चीज, और डेरी के ऊपर से ईविल गायब हो गया था। उसके बाद उनका जो ब्लड ओथ वाला जो स्कार होता है वो भी गायब हो जाता है। इनडायरेक्टली उससे ये पता चलता है कि वो लोग अब अपने सारे पास्ट में जो हुए हुए चीजें हैं उन्हें वो रिजॉल्व कर चुके हैं और आगे मूव ऑन कर दिए हैं। वो लोग अब इन टच रहते हैं एक दूसरे के साथ, डिस्पाइट कि वो लोग एक जगह नहीं रह रहे होते। और इस बार फाइनली माइक डेरी से निकल के दुनिया को देखने के लिए जाता है, जो वो हमेशा से करना चाहता था, और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लीव अ लाइक डाउन बिलो एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।